दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों रजिस्ट्रेशन का ही अगला सेक्शन ले रहे हैं। 22 सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेक्शन 23 हम इसके बाद लेंगे, पहले हम सेक्शन 24 करेंगे। सेक्शन 24 क्या कहता है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मतलब कि अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी लिखा है वो भूल जाओ। सर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा था? अरे दोस्तों, जहाँ पे लिखा था 20 लाख तक आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, फिर उसको गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग कुछ बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग कुछ लिखा था, याद आया? 279A4G में कुछ स्टेटें स्पेशल कैटेगरी में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट को 40 लाख किया था। ये मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तो कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अप्लाई कर सकती है कि वो 10 लाख से ज़्यादा टर्नओवर चाहती है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये 40 लाख रुपीज़ की लिमिट कर दी थी। एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट की गई थी, सर्विस के केस में 40 लाख की लिमिट नहीं की गई थी। ओके, तो सर एक बात बताइए, अगर हम सेक्शन 24 और सेक्शन 22 को इकट्ठा पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि इन जो आगे पॉइंट्स आएंगे इन सब में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, और 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख जो भी आपकी लिमिट थी दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। मतलब आप 100 रुपये की भी सेल करोगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। सर मतलब मैंने अगर 100 रुपये का भी माल हरियाणा से यूपी बेच दिया तो क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस सर, लेकिन मैंने अगर 100 रुपये की सर्विस दे दी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने सर्विस दे दी किसी यूपी के बंदे को, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा? आंसर इज यस, बट 2 नोटिफिकेशन इशू हुई जी। नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स और 3/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स। सर गुड्स के केस में तो हमने सुना था कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, लेकिन सर्विस में कुछ एग्जेम्पशंस थी। वही ये नोटिफिकेशंस बताती हैं 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स। ये क्या बोलता है, आइए इसको देखते हैं एक बार। Central government on the recommendations of the council hereby specifies the person making any interstate supplies of taxable services and having an aggregate turnover to be computed on all India basis not exceeding an amount of 20 lakh rupees in a financial year as a category of persons exempted from registration under the said act। यानी कि आप ही बताइए सर, सर्विस के केस में आपको 20 लाख रुपए तक कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना और आप इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियरबाय स्पेसिफाइज द पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज एज द पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। सर 20 लाख लिख दिया इन्होंने, ये 40 लाख की लिमिट हुई, फिर सर 40 लाख की लिमिट सिर्फ गुड्स के लिए हुई थी, सर्विस के लिए नहीं हुई थी। सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तो 10 लाख की लिमिट थी, उनको भी 20 लाख रुपए तक इंटरस्टेट अलाउड होगा क्या? गवर्नमेंट ने नीचे लिखा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस शुड नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज स्पेसिफाइड इन सब क्लोज 4। सर ये तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो 11 स्टेट थी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सर 11 स्टेटों को तो है ही नहीं ना बेनिफिट, वो 10 लाख वाला तो बहुत कम, 4 स्टेट का रह गए थे हम। नागमनी तेरा पूरा मजा। तो सर ये गवर्नमेंट ने क्या किया? सर ये नोटिफिकेशन आई अक्टूबर 2017 में, तब तक वो 279A4G ही थी स्पेशल कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर अमेंडमेंट बाद में आई, CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो गवर्नमेंट ने उसी अमेंडमेंट को इम्पैक्ट देने के लिए इन्होंने क्या किया, 3/2019 एक और नई नोटिफिकेशन इशू करी 2019 में। आप खुद दिमाग लगाइए गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया होगा। गवर्नमेंट ने चेंज किया होगा जो उसकी एक्सप्लेनेशन 3 थी सेक्शन 22 में, आइए देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 22 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन 3 थी नीचे,
स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाली, उन्होंने उस एक्सप्लेनेशन को डाल दिया होगा, भाई जो इस एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना वही माना जाएगा। ठीक है जी, वरना अमेंडमेंट सेक्शन में होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इनको नोटिफिकेशन में भी करनी पड़ेगी। कौन सी नोटिफिकेशन में? 10/2017 में। तो इस नोटिफिकेशन में 3/2019 में इन्होंने क्या किया, इन द सेड नोटिफिकेशन इन द प्रोवाइजो फॉर द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा हुआ था दोस्तों, इसमें थी 11-12 स्टेट्स अपनी, अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2018 में अमेंडमेंट आई थी, फिर 2019 में अमेंडमेंट आई थी। तो इन्होंने लिखा वर्ड्स ब्रैकेट एंड फिगर्स आप क्या करो, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22, फर्स्ट प्रोवाइजो कर दो, रेड विद क्लॉज 3 ऑफ द एक्सप्लेनेशन। भाई जो जो चेंजेस उनमें आएंगे ऑटोमेटिकली इस नोटिफिकेशन में भी आ जाएंगे, हम फर्दर नोटिफिकेशन को अमेंड नहीं करेंगे। तो इंपैक्ट क्या हुआ, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप इंटर स्टेट माल बेच रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों बेच रहे हो तो। बट एक एग्जेम्पशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स, उसने बोला कि 20 लाख रुपए तक नॉर्मल स्टेट्स में, जो कि ऑब्वियसली सर्विस की लिमिटेशन है ही है, 20 लाख से ऊपर तो मैंडेटरी है, और जो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में लिखा है रेड विद एक्सप्लेनेशन 3, 22 सबसेक्शन 1 के अंदर भी उसने, आप देखिए 22 सबसेक्शन 1 का भी फर्स्ट प्रोवाइजो बोला है। आइए 22 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ही आएगा। Provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special categories states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh rupees। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि भैया टर्नओवर की क्राइटेरिया अपना फॉलो कर लेना, इंटर स्टेट सप्लाई आपको अलाउड है ऑफ सर्विसेज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। फर्स्ट पॉइंट हो गया जी, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। सर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स क्या होते हैं? देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं जो 2-3-6 महीने 2-3-4-5 महीने के लिए किसी दूसरी स्टेट में जाके काम करना चाहते हैं। सपोज कोई एग्जीबिशन लगा, दैट विल बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाऊंगा इन दैट स्टेट। ठीक है, मैं 6 महीने 2 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन लूंगा, अपना माल बेचूंगा, वापस उठा के जीएसटी नंबर कैंसिल करके आ जाऊंगा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 20 लाख 40 लाख वाला बेनिफिट हम नहीं दे रहे। ओके ठीक है जी। अगला, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज में अगर मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं कोई एडवोकेट की सर्विस ले रहा हूं, मैं कोई और सर्विस ले रहा हूं, गुड्स ट्रांसपोर्टर की ले रहा हूं, प्लस कुछ और ले रहा हूं जो मेरे को बिजनेस से रिलेटेड है, तो मुझे फर्स्ट डे से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मुझे 20 लाख 40 लाख की एडहॉक लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें एक्सेप्शन है सेक्शन 23, वो हम करेंगे बहुत जल्दी कवर। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सर 9 सबसेक्शन 5 में कौन थे पर्सन? कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, सेक्शन 9 था लेवी एंड कलेक्शन, इसका क्लॉज 5 है। आइए देख लेते हैं। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आप रेडियो टैक्सी के अंदर, आप ओला के अंदर गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने वाले को कोई जीएसटी नहीं देना, लेकिन ओला को देना है। ओला को कवर करने के लिए ये नोटिफिकेशन, ये सेक्शन है 9 सबसेक्शन 5, टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाई, सर इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं है, शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है जी। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर आपको ऐसे समझना है, जिसका टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देता है। इसमें 4-5 तरीके की सर्विस है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो दोस्तों बना चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक, ये रहा। इसमें 4 तरीके की सर्विसेज थी मेजरली, ये वीडियो है यहाँ पे दिख नहीं रही है, अभी आ जाएगी। इसमें 4-5 तरीके की सर्विस थी। एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड टैक्सी, अकोमोडेशन इन होटल्स, ओयो रूम्स, हाउसकीपिंग, अर्बन क्लैप, रेस्टोरेंट, जोमेटो एंड स्विगी। तो अगर आप ये, अब यहाँ पे सेक्शन 24 में क्यों डाला? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन डाला। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये वीडियो है दोस्तों, आप देख सकते हो।
मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, यानी कि अगर मैं बात करूं ओला को क्या 20 लाख और 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा? उसने ड्राइवर रखने शुरू कर दिए जिनका भाई ड्राइवरों को 20 लाख 40 लाख अलग दें और ओला को अलग दें, नहीं, ड्राइवर हटा दिया। उन्होंने कहा ड्राइवर तुम रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, ओला करेगी सारी जीएसटी की पेमेंट। ठीक है जी। अर्बन क्लैप, जोमेटो, स्विगी एंड आपका एक और रह गया शायद, देख लीजिएगा कौन सा था उसमें वो लिस्ट में। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन आते हैं और इंडिया के अंदर सप्लाई देते हैं या बिना आए देते हैं, टैक्सेबल सप्लाई देते हैं, उनको भी 20 लाख 40 लाख जो भी है हम उनको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 51 क्या है अभी? ये सेक्शन 51 के अंदर दोस्तों टीडीएस टीसीएस काटने वाला है, गवर्नमेंट का सेक्शन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स टीडीएस काटती हैं। आइए हम देखते हैं एक बार। सेक्शन 51 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंडेट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसी एज में बी नोटिफाइड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। दोस्तों टीडीएस गवर्नमेंट काटती है। अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का बिल 2,50,000 से ऊपर का बिल किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को करते हो तो गवर्नमेंट उसमें 1% टीसीएस काटती है। सर ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट को क्या दिक्कत थी? देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जीएसटी के अंदर बड़ा बवाल हुआ, ऑल्दो ये तो सेक्शन स्टार्टिंग से ही था हमारे यहाँ, लेकिन इंप्लीमेंट थोड़ा 2018 के आसपास हुआ। क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को सप्लाई किया। गवर्नमेंट जीएसटी का इनपुट ऐसा ही है, देखते हैं नहीं देखते, बड़ा दिक्कत है। अब तो फिर भी थोड़ा सा देखना शुरू किया, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं देखते थे वो। तो मिस्टर एक्स ने जब सप्लाई किया तो ये टैक्स की चोरी कर जाता था। ये जो गवर्नमेंट को सेल दिखाता था ये अपनी बुक्स में दिखाता ही नहीं था, क्योंकि कोई इनपुट लेने वाला नहीं है 2A के अंदर, तो ये इनपुट चोरी कर लेते थे। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा भैया गवर्नमेंट को अगर आप सप्लाई करोगे 2.5 लाख से ऊपर तो 1% हम टीडीएस काटेंगे, वो आप जीएसटी की रिटर्न भरते हुए जब आप सेल दिखाओगे तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। परफेक्ट है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब ये हुआ। दे विल ऑल्सो नॉट बी गिवन 20 लाख 40 लाख बेनिफिट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दोबारा पढ़ते हैं। आइए, persons who are required to deduct tax under section 51 whether or not separately registered in this act। आपने टीडीएस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, दैट इज इमेटेरियल। आपको टैक्स अगर काटना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Persons who make taxable supply of goods or services both on behalf of other taxable persons whether as an agent or otherwise। प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप अगर है, वो डेल क्रेडर एजेंट, कच्चा आड़तिया पक्का आड़तिया, वो मैंने एक ऑलरेडी एक प्रिंसिपल एजेंट की अलग वीडियो बनाई हुई है जिसको आप यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो और कंटेंट पे पहुंच जाएंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सर ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कभी समझ नहीं आता, ये है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरी होटल्स की चेन है, ठीक है जी। मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है सपोज हरियाणा में, और मेरे होटल्स हैं दिल्ली, यूपी और अब दूसरी स्टेट्स में भी मान लीजिए 2 ही स्टेट्स में है। अब मेरे को जो भी सर्विस होगी कॉर्पोरेट ऑफिस पे बिल होती है। मेरा सीए भी मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस पे बिल करता है, और भी सारे बंदे मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस, भाई रेस्टोरेंट या होटल पे तो बिल करेंगे नहीं वो, और भी मैं 70 तरीके की सर्विस लेता हूँ, वो सारी मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस पे बिल होती है। अब जब कॉर्पोरेट ऑफिस में बिल हो रही है, कॉर्पोरेट ऑफिस में तो इनपुट खड़ा होता जा रहा है, लेकिन दिल्ली और यूपी पे मेरी सेल्स जो है वो होटल्स वाली है, वहां पे मेरा पेबल खड़ा होता जा रहा है, यहाँ पे मेरा इनपुट खड़ा होता जा रहा है, यहाँ पे खड़ा होता जा रहा है जी पेबल। तो दिल्ली यूपी में मेरा पेबल खड़ा हो गया और इनपुट मेरा हरियाणा में खड़ा हो गया। तो मैं पहुंचा सरकार के पास कि यार देखो एक बात बताओ, मेरा इनपुट खड़ा होता जा रहा है और मैं यूज नहीं कर पा रहा, देखो क्योंकि मेरी हरियाणा के अंदर कोई आउटपुट सेल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको, हम तुम्हारे लिए एक नई चीज लाते हैं। हमने कहा जी क्या? उन्होंने बोला जी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर।
आप एक काम करो, हरियाणा के अंदर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लो और टर्नओवर के अकॉर्डिंग अपने दिल्ली और यूपी में इस इनपुट को ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा सर ये तो स्टेट बवाल नहीं करेंगी कि भैया दिल्ली हरियाणा का इनपुट आपने दिल्ली यूपी ट्रांसफर कर दिया। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेटल की हुई है चीज़, उसमें ज़्यादा बवाल नहीं है। आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लो हरियाणा में और अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में टर्नओवर के अकॉर्डिंग इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इनपुट लेंगे आप हरियाणा में ही, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी सभी ब्रांचेस में। दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपको 20 लाख 40 लाख की लिमिट देखने की जरूरत होगी? कभी भी नहीं होगी यार। जो बंदा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर लोगा का रजिस्ट्रेशन लेगा वो दूसरी स्टेटों में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लेके टर्नओवर कर रहा होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर दैट आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है जी। अब पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ूं तो सर एक बात बताओ, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। ओला उबर को तो आप कह रहे हो कि भैया ओला वाले तुम जीएसटी देना, गाड़ी टैक्सी चलाने वाले को कोई जीएसटी नहीं देना। और यहां आप कह रहे हो पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने कहा रुको, अब बीच में पढ़ो। अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो भी सप्लाईज हैं उन सबको हटा के अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे बेच रहे हो, यू वुड बी रिक्वायरिंग अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन who is required through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी टीडीएस काटना है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 52 में 1% टीडीएस काटना है। आंसर इज द सेम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ था वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के साथ हुआ। स्टार्टिंग में लोगों ने जीएसटी के बहुत फ्रॉड करे, सेल कर दिया पोर्टल पे फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू, और जीएसटी का जो था अपना कंपोनेंट वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा 1% टीडीएस काटना शुरू कराओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है जी? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट के ऊपर आया सुरेश ऑर्डर लगाने, सपोज चप्पल का। सुरेश ने चप्पल का ऑर्डर लगाया, मिस्टर XYZ एंड कंपनी ने उसको चप्पल बेच दी। क्या माल फ्लिपकार्ट के पास था? आंसर इज नो। माल था XYZ एंड कंपनी के पास। फ्लिपकार्ट ने सिर्फ एक पोर्टल दिया है, एक सर्विस दी है कि माल इस वेंडर से उठ के और इस कस्टमर तक पहुंच जाए। दैट इज पोर्टल। ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये ई कॉमर्स। सपोज फ्लिपकार्ट ये कहता है XYZ कंपनी को, जैसे अजियो कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ अजियो क्या करता है, जो रिलायंस स्मार्ट वालों का है, वो क्या करते हैं, सारा माल पहले खुद खरीदते हैं। अगर सुरेश ने एक पीस का ऑर्डर लगाया तो वो एक पीस अपने नाम पे बिल कराएंगे XYZ कंपनी से और फिर सुरेश को बेचेंगे अपने बिल पे। दैट इज नॉट एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो तो सिंपल सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन हो रही है। अजियो ने XYZ कंपनी से माल खरीदा और आगे कस्टमर को बेच दिया। जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा वैसे वैसे सामने वाले से माल खरीदते जाएंगे और कस्टमर को बेचते जाएंगे। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज फ्लिपकार्ट एंड नॉट अजियो, जो अपना एक सिर्फ पोर्टल दे रहा है और एक कमीशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है जी। अब अजियो हो सकता है XYZ कंपनी से 500 रुपए का खरीदे और आगे 700 रुपए का बेचे, तो दैट इज नॉट वर्किंग ऑन कमीशन। ऑल्दो कर वो भी कमीशन के तरीके से ही रहा है, उसने भी फिक्स किया हुआ है अपना, लेकिन अजियो चाहे तो प्राइसेस चेंज कर सकता है। फ्लिपकार्ट के ऊपर जो वेंडर प्राइस डालता है उसके ऊपर कमीशन फ्लैट फ्लिपकार्ट काटता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 को छोड़ देना। थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। अभी इसके अंदर एक अमेंडमेंट आएगी दोस्तों फाइनेंस एक्ट 2023 की। क्या आएगी कि सेम स्टेट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना 10th पॉइंट आते हैं। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। ये इसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू किया है। अमेंडमेंट क्या आई, पहले ये था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर इन्होंने इसको चेंज किया, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। ये क्यों किया सर चेंज?
हर एक को कर दो सर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी सर, 20 लाख 40 लाख का इंसेंटिव हर एक को देना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले किया था, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लिख दिया था खाली, यानी कि हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को फर्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया, भैया देखो जिसको टीडीएस कलेक्ट करना है ना, अगर वो अजियो होता और वो माल खरीद रहा है और बेच रहा है तो 20 लाख रुपए का बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, वो तो अपने नाम पे ही खरीद रहा है अजियो, तो ठीक बात है दोस्तों। तो इसी के लिए इन्होंने क्लियर किया, भैया जिसको कलेक्ट करना जरूरी है टैक्स अंडर सेक्शन 52 उसको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे से, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर अमेंडमेंट जो आई थी वो सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से आई थी, अमेंडमेंट 2018 में आई दोस्तों, लेकिन ये एप्लीकेबल हुई 1 फरवरी 2019 से। इसके लिए ये नोटिफिकेशन है, आप खोल के पढ़ सकते हो। Every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India. सर ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज बहुत जगह आता है, हमें समझ नहीं आता। सर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जो आप देख रहे हो ना आजकल, वेब सीरीज खूब, ये सब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज है, ठीक है जी। तो उनके लिए गवर्नमेंट कहती है 20 लाख 40 लाख का कोई बेनिफिट हम नहीं देंगे भैया, फर्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, छोड़ दो, सिंपल है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वालों को 20 लाख की भी लिमिट, 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, कुछ और अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो हम बताएंगे आपको। अभी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नोटिफिकेशन 12th नंबर क्लॉज में नहीं किया हुआ है। आशा करता हूं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का आज ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।